दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले यूपीपीसीएस प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है पीसीएस परीक्षा 2014 के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय इतिहास खंड से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी लोअर पीसीएस तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें भारतीय इतिहास खंड में पूछे गए प्राचीन भारत के इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम रिवाइज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2014 में सामान्य अध्ययन यानी प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत भारतीय इतिहास खंड से पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। पहला प्रश्न प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित है। इसमें पूछा गया है कि कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है। ऑप्शन है 78 ईस्वी सन, 81 ईस्वी सन, 98 ईस्वी सन या फिर 121 ईस्वी सन। तो सही उत्तर है 81 ईस्वी सन, ऑप्शन बी। दोस्तों, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी है। ये प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण यानी 78 ईस्वी के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई थी। तो याद रखिएगा, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी है। अगला प्रश्न है बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या फिर रुद्रदामन प्रथम। तो सही उत्तर रुद्रदामन प्रथम। दोस्तों, शक वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसने गुजरात, मालवा, कच्छ, सिंध तथा कोंकण पर शासन किया। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि रुद्रदामन ने गिरनार के निकट सुदर्शन झील की मरम्मत बिना बेगार लिए ही करवाई थी, जो कि मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर बनवाई गई थी। अब आइए मध्यकालीन भारत के इतिहास से जो प्रश्न पूछे गए थे उनको देख लेते हैं। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि दी थी, आपको बताना है। ऑप्शन है शाइस्ता खां, अमीन खान, जहां आरा या फिर रोशन आरा। तो सही उत्तर जहां आरा को। औरंगजेब ने जहां आरा को साहिबात उज जमानी की उपाधि दी थी। जहां आरा बेगम सम्राट शाहजहां और महारानी मुमताज़ महल की सबसे बड़ी बेटी थी। वो अपने पिता के उत्तराधिकारी और छठे मुगल सम्राट औरंगजेब की बड़ी बहन थी। तो याद रखिएगा, औरंगजेब ने जहां आरा बेगम को साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न है 1306 सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच सीमा क्या थी। ऑप्शन है ब्यास, राबी, सिंधु या सतलज। तो सही उत्तर राबी हो जाएगा। दोस्तों, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत और मंगोलों के बीच की सीमा रावी नदी थी। 1306 में कबक के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ, जिसे रावी नदी के तट पर मलिक काफूर और गाजी मलिक द्वारा रोक दिया गया और रावी नदी मंगोल और खिलजी साम्राज्य की सीमा बन गई थी। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था। तो सही उत्तर शेख निजामुद्दीन औलिया। दोस्तों, सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही कहलाते थे। प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इन्होंने दिल्ली सल्तनत काल में 7 से अधिक सुल्तानों का काल देखा था और एक प्रसिद्ध उक्ति है हनूस दिल्ली दूरस्त, दिल्ली अभी दूर है। ये कथन शेख निजामुद्दीन औलिया द्वारा सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा गया था। तो याद रखिएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही कहा जाता है। अगला प्रश्न है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे। तो सही उत्तर ख्वाजा उस्मान हारूनी के। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म
पूर्वी ईरान तथा दक्षिणी अफगानिस्तान के मध्य स्थित सिजिस्तान यानी सिस्तान में हुआ था। बाद में अपने माता पिता के साथ वे खुरासान प्रांत में बस गए। निसापुर के हारून में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा उस्मान चिश्ती हारूनी के शिष्य बने। तो सही उत्तर ऑप्शन डी है। दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था कितने वर्षों में? तो सही उत्तर 7 वर्षों में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अकबरनामा अकबर के नौरत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा 1590 से 1596 के बीच उसके शासनकाल के आधिकारिक वृत्तांत के रूप में लिखा गया था। कुछ पुस्तकों में अकबरनामा पूर्ण करने का वर्ष 7 से अधिक 12 या 13 वर्ष बताया गया है और इसी कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? सूफी संत, खान, मलिक या उलेमा? तो सही उत्तर उलेमा। देखिए, सल्तनत काल में ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठे व्यक्तियों यानी उलेमा को सामूहिक रूप से दस्तार बंदान यानी पगड़ी पहनने वाले कहा जाता था, क्योंकि वे सिर पर आधिकारिक रूप से पहनने जाने वाली पगड़ी धारण करते थे। अब आइए आधुनिक भारत के इतिहास से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो ये था सर एंड्रयू फ्रेजर। सर एंड्रयू हेंडरसन लीथ फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के तहत अधिकारी था। इसने 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थीं। बंगाल विभाजन 1905 की योजना में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो याद रखिएगा, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे किस आंदोलन से? तो सही उत्तर स्वदेशी आंदोलन से। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड तथा डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम से पुस्तक के रूप में संपादित किया था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था किसको? जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, CR दास को या फजलुल हक को? तो सही उत्तर महात्मा गांधी को। दोस्तों, जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया। और दोस्तों, प्रारंभिक उत्तर पत्रक में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ऑप्शन बी यानी गांधी जी को सही माना, जबकि संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो ये थे शौकत अली। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को हुई मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। मौलाना हसरत मोहानी ने उस समय शोक गीत पढ़ा था। अगला प्रश्न है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? आपको बताना है। ऑप्शन है M.K. गांधी, अल्बर्ट बिस्ट, महादेव देसाई या मनसुख लाल नजर? तो सही उत्तर मनसुख लाल नजर। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में प्रारंभ की गई पत्रिका थी, जिसके प्रथम संपादक मनसुख हीरालाल नजर थे, जो नटाल कांग्रेस के सचिव थे। ये पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? देखिए, वह पहले भारतीय थे जो इल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। सही है। 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। सही है।
उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्रगोपतार प्रारंभ किया था, सही है। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, ये सही नहीं है। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित और प्राकृतिक दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे और 1892 से 1895 तक ये उदारवादी दल से ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रहे। इन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्रगोपतार की शुरुआत की थी 1851 में और दादा भाई नौरोजी 1886, 1893 और 1906 में कुल 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, 4 बार नहीं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वो कौन सा अधिवेशन था? तो सही उत्तर है, ये था अमृतसर अधिवेशन 1919। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। इन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत होने वाले विधायिका के चुनाव के बहिष्कार करने की महात्मा गांधी की नीति का विरोध किया था। तिलक ने उत्तरदायी सहयोग यानी रिस्पॉन्सिव कोऑपरेशन की नीति को अपनाने की सलाह दी थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा था? तो सही उत्तर है हिंद स्वराज। दोस्तों, महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है। महात्मा गांधी द्वारा ये पुस्तक मूलतः गुजराती भाषा में 1909 में लिखी गई है और महात्मा गांधी द्वारा ये टिप्पणी ब्रिटिश पार्लियामेंट की कार्यप्रणाली पर की गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए घटनाओं से सही कालानुक्रम का चयन करिए। इसमें बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, एक अधिनियम के रूप में रॉलट विधेयक का पास होना, जलियांवाला बाग नरसंहार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन इनका क्रम बनाना है। तो एक अधिनियम के रूप में रॉलट विधेयक का पास होना, ये आप जान लीजिए फरवरी 1919। दूसरे क्रम पर जलियांवाला बाग नरसंहार, तो ये 13 अप्रैल 1919, देखिए डेट याद रखिएगा। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 26 से 30 दिसंबर 1919। ठीक, और बाल गंगाधर तिलक का निधन 1 अगस्त 1920। तो हमने इस हिसाब से सही क्रम क्या पाया है? 2, 3, 4, 1, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल, दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, फ्रैंक मोरिस, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। तो आप जान लीजिए दोस्तों, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर नामक पुस्तक के लेखक दुर्गा दास हैं, न कि फ्रैंक मोरिस। तो ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? ये कथन किसका है? तो याद रखिएगा, ये कथन मैक्स मूलर का है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाए के बाद प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर ने प्रिवी काउंसिल के सदस्य सर जॉन लुबाक को लिखे एक पत्र में दया की वकालत करते हुए कहा कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907 या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर कलकत्ता अधिवेशन 1906, ऑप्शन बी। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में प्रथम बार स्वराज शब्द बाल गंगाधर तिलक द्वारा व्यक्त किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द की व्याख्या करते हुए इसे कलकत्ता अधिवेशन 1906 में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य बनाया था। अगला प्रश्न है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर रफ़ीक जकारिया। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक के लेखक रफ़ीक जकारिया थे। अगला प्रश्न है, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा? ऑप्शन है राजगुरु, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल या भगत सिंह। तो सही उत्तर राम प्रसाद बिस्मिल। प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी से 2 दिन पहले जब दूध पीने के लिए दिया गया तो इन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। पंडित बिस्मिल एक अच्छे शायर भी थे। फांसी के तख्त पर जाने से पहले 19 दिसंबर 1927 को इन्होंने अपना अंतिम शेर पढ़ा था, जो इस प्रकार था, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, जब तक तन में सांस रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र यार और तेरी ही जुस्तजू रहे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इस प्रश्न के विकल्प के रूप में सी, लेकिन संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न को विलोपित कर दिया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? ऑप्शन है, देखिए, सुभाष चंद्र बोस, एलन कैंपबेल जॉनसन, बीजी हार्निमन या सरोजनी नायडू। तो सही उत्तर एलन कैंपबेल जॉनसन। इरविन के जीवनीकार एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभों को कंसोलेशन प्राइज या सांत्वना पुरस्कार और इरविन के एकमात्र आत्मसमर्पण के रूप में बातचीत के लिए सहमत होने को कहा था। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विनोबा भावे। विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़े थे। बाल गंगाधर तिलक होम रूल आंदोलन से, अरोड़ा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन से और सरोजनी नायडू धरसना रेड से संबंधित थी। तो यहाँ पर 2, 1, 4, 3 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? आपको बताना है। आचार्य नरेंद्र देव, गोविंद वल्लभ पंत, चंद्रभानु गुप्त या मोतीलाल नेहरू। तो सही उत्तर गोविंद वल्लभ पंत। दोस्तों, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक और काकोरी कांड में आजीवन कारावास से दंडित योगेश चंद्र चटर्जी ने अपनी आत्मकथा इन सर्च ऑफ फ्रीडम में स्पष्ट लिखा कि पंडित मोतीलाल नेहरू ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में काकोरी कांड बचाव समिति का गठन किया था। पीआईबी की वेबसाइट पर प्रस्तुत शंकर नारायण राव के आलेख में ये उल्लिखित है कि मुख्य मुकदमे में बचाव समिति के अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे। यहाँ हम श्री चटर्जी की पुस्तक को प्राथमिक स्रोत मानते हुए विकल्प बी को उत्तर के रूप में मान रहे हैं। तो याद रखिएगा, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव के लिए गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी कब, यानी किस तिथि को? तो याद रखिएगा 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा और इसके अगले दिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इस विधेयक को पारित किया गया। उसके बाद इस विधेयक को राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई थी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? तो सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव पारित होने को राष्ट्रवाद का सांप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया? ऑप्शन है डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन,
जवाहरलाल नेहरू या गोविंद बल्लभ पंत। तो सही उत्तर डॉक्टर किचलू। दोस्तों, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने वर्ष 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया। पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू विभाजन के प्रबल विरोधी थे और भारत की स्वतंत्रता के बाद इन्होंने स्वयं को कांग्रेस पार्टी से पृथक कर लिया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। भगत सिंह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये सही नहीं है। सचिंद्र नाथ सान्याल की बंदी पुस्तक, सही है। लाला राम शरण दास की द ड्रीमलैंड, सही है। भगवती चरण बोहरा की द फिलॉसफी ऑफ बम, सही है। तो दोस्तों, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ये श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा एक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था और विकल्प ए आपका सही सुमेलित नहीं है, अन्य विकल्प सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? गोविंद बल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी या अबुल कलाम आज़ाद। तो सही उत्तर है अबुल कलाम आज़ाद। दोस्तों, 15 जून 1947 को जिस समय कांग्रेस महासमिति ने दिल्ली में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी थे। इस प्रस्ताव को गोविंद बल्लभ पंत ने प्रस्तुत किया था। इसका समर्थन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया, जो पहले विभाजन के विरोधी थे, और सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने भी इसका समर्थन किया था। तो याद रखिएगा, नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन सरदार अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, ये था यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2014 के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय इतिहास खंड से पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के साथ विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।